फाइनली जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे थे, वो कल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे एग्ज़िट पोल्स भी हमारे सामने देखने को मिल जाएँगे। फाइनली जो नतीजे इनके आएँगे, वो 3 दिसंबर को हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। पर इसी बीच ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। जैसे कल तेलंगाना के अंदर इलेक्शंस थे, तो लगभग 63-64% वहाँ पे वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिला। ठीक है, उतना बुरा नहीं है, मतलब खराब है थोड़ा-सा, पर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, जब हम बात करते हैं ना हैदराबाद की, अब हैदराबाद को हम जानते हैं सर काफ़ी डेवलप्ड रीजन है कि नहीं? बिल्कुल। वहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% था। नोट कर पा रहे हो कितना कम है? तो अपने आप में ना बड़ी ही काफ़ी एक अजीब-सी सिचुएशन है। यहाँ पर आप द नोटिस करो कि जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर वोटर टर्नआउट बहुत ही कम है। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारे गाँव, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर शायद पढ़े-लिखे लोग उतने नहीं हैं, वहाँ पर वोटर टर्नआउट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये काफ़ी एक कंसर्निंग चीज़ है। हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगा हो यार अच्छा 1 दिन की छुट्टी मिल गई है, चलो छुट्टी घर बैठकर एन्जॉय करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं जो हमारा राइट टू वोट है एक तरह से, जो हमारा अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। इसका अर्थ कहीं न कहीं ये निकल रहा है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेट है आज की 1 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। नया महीना भी स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छे से इस मंथ में भी आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और 2 इम्पोर्टेंट ना आपके साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी है आज, ठीक है ना? पहली तो ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर आपके साथ अगर मान लो कुछ आपसे पूछना हो, कई बार आपसे कनेक्ट करना हो, काफ़ी दिक्कत आती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। तो उसी वजह से मेरी टीम ने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप यानी कि ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, ये आप जब सर्च कीजिएगा टेलीग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होंगे, कई बार मान लो कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आता है या कुछ भी इस तरह से इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, कुछ अपडेट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि जब मैंने ना अराउंड 1 मंथ पहले आपसे पूछा था कि काफ़ी सारे बच्चों को कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक बात लिखी थी कि सर सीसैट के अंदर थोड़े हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कुछ अगर क्लासेस हमारे यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे हमें डिस्कस कर पाओ। तो बिल्कुल देखो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से सीसैट डिस्कस नहीं हुआ है, तो आने वाले वीक्स के अंदर, ठीक है, हम संडे टू संडे ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ क्लासेस, कुछ पर्टिकुलर सेशंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे, हम उनको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बहुत मदद हो पाए, ठीक है? मैं जो अपडेट्स वगैरह होंगे ना कि इसके कब से स्टार्ट हो रही हैं, वो सारे आपको यहीं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो इस तरह से कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए आप डेफ़िनिटली इसको आप जॉइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है हमारा श्रीलंका एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल फॉर डेट ट्रीटमेंट प्लान। क्या मतलब है? देखो आप देखो, श्रीलंका की बात करते हो, तो आपने देखा पिछले सालों के अंदर सर श्रीलंका की जो इकोनॉमिक हालत है ना, वो काफ़ी खराब हो गई थी। ठीक है, अब ऐसे टाइम के ऊपर जब हालत खराब होती है, तो आप क्या लेते हो? सर हम लेते हैं कर्ज़ा। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर श्रीलंका ने भी ना यही सेम चीज़ करी। तो वहाँ पर कहाँ गया वो? एक एक्चुअल में ना यहाँ पर क्या है आपका पेरिस क्लब है। इसको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरिस क्लब आखिर है क्या? देखो पेरिस क्लब ना एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस है। यानी कि ना कुछ नेशंस हैं इसके अंदर जिनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो क्या करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ को पैसा लेंड करते हैं। अब ध्यान में रखना यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपकी कंट्रीज़ हैं। आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, आपका रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, जापान हो गया। इस तरह से 22 परमानेंट मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे जो कि पेरिस क्लब का मेंबर हैं। देखो इसमें ना जो पेरिस क्लब के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज़ आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ऑल्दो मैंने नोटिस किया मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया भी इसका मेंबर है, पर ऐसा बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है। तो 1956 के अंदर ये फॉर्मेशन हुई थी इस पर्टिकुलर पेरिस क्लब की। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कि सर भारत जो है, क्या वो इसका मेंबर है? द आंसर इज़ नो। भारत इसका मेंबर नहीं है पेरिस क्लब का। ऑल्दो यहाँ पर हम थोड़ा ना इसकी हम एड हॉक बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सच क्या चाइना इसका मेंबर है? द आंसर इज़ अगेन नो। चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। इनफैक्ट ना ये जो पेरिस क्लब है और जो चाइना है, इनकी आपस में थोड़ी ना बनती नहीं है। रीज़न बीइंग बनती नहीं है क्या? जो चाइना है वो देखो आप भी नोटिस करते हो चाइना भी इतना कर्ज़ देता रहता है। पेरिस क्लब का भी कहीं न कहीं सिमिलर सा ही काम है। तो ये दोनों आपस में ना इनकी यहाँ पे उतनी ज़्यादा
आपस में थोड़े डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखने को हमें मिलते रहते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि रशिया रशिया इज अ मेंबर ऑफ पेरिस क्लब, और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, कोई स्टैट्यूट वगैरह से इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई बात? एक बात ना, आपको आप में से कुछ लोग जो अच्छे से फॉलो करते हैं उनको दिमाग में आया होगा कि सर एक बार पहले भी आपने ऐसे किसी क्लब की बात करी थी। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो अभी तो हम पेरिस क्लब की बात कर रहे हैं, एक बार मैंने बहुत लंबे टाइम पहले ना लंदन क्लब की बात करी थी। अब पेरिस क्लब और लंदन क्लब में ना थोड़ा सा फर्क होता है। पेरिस क्लब में तो देखो कंट्रीज हैं, जो मैंने बात करी ना कि 22 कंट्रीज लैंड करती हैं दूसरी कंट्रीज को। लंदन के जब बात करते हैं ना, हम बैंकिंग सिस्टम के साथ बहुत रिलेट करते हैं लंदन को, आपने लाइबॉर भी सुना होगा। तो लंदन क्लब का मतलब पता क्या है? यहाँ पर बैंक होते हैं, वो बैंक लैंड करते हैं कंट्रीज को। फर्क समझ आया? पेरिस क्लब के अंदर क्या है? देश दूसरे देशों को लैंड करते हैं। लंदन क्लब के अंदर क्या होता है? लंदन क्लब के अंदर जो बैंक होते हैं वो दूसरे कंट्रीज को लैंड करते हैं। पेरिस क्लब का ना वैसे तो देखो सबको ही ये लैंड करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को ये लैंड करता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। पर ज्यादातर जो जो लैंडिंग होती है ना इसकी, वो अफ्रीकन कंट्रीज को होती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ लंदन क्लब की, तो ये जनरली आपका लैटिन अमेरिका हो गया या आपका एशिया, उनको मेजरली लैंड करता है। लैंड सबको ही करते हैं, ऐसा नहीं है, पर मेजर लैंडिंग यहाँ पे अफ्रीका को हो रही है और यहाँ पे लैटिन अमेरिका और एशिया को हो रही है। तो ये कुछ फर्क है बिटवीन पेरिस क्लब और लंदन क्लब, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी पेरिस क्लब के नेशंस आप थोड़े ध्यान में रखिएगा। देखो सारे कंट्रीज याद नहीं रख सकते, पर इतना ध्यान रखना, इंडिया चाइना नॉट अ मेंबर, रशिया इज अ मेंबर, ठीक है ना? तो इससे आपका कहीं ना कहीं आंसर बन जाएगा। देखो ये जो पूरा प्रोसेस था थोड़ा इस तरह से वर्क करा, आपको प्रोसेस याद करने की पूरी जरूरत नहीं है, पर इसका एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल फॉर डेट ट्रीटमेंट प्लान का इस तरह से वर्क किया कि यहाँ पर आपकी एक ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी, ठीक है ना, और श्रीलंका मिलकर अग्री किए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उन कंट्रीज को जिनके अंदर मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम बहुत सीरियस होती है, एंड उसके लिए कुछ ना कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। उसके लिए ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। फिर पूरा फॉर्मुलाइजेशन प्रोसेस होता है एंड उस हिसाब से यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। इंडिया और जापान ने स्ट्रेस किया कि इसकी हम देखें ट्रांसपेरेंसी का ऊपर काम करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो आई होप आपको पेरिस क्लब क्या है ये चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि जीडीपी सर्जेस 7.6% इन क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का अर्थ क्या होता है? आपका जो जुलाई से सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये होती है दूसरी तिमाही। ठीक है, पहली तिमाही कौन सी होती है? अप्रैल मई जून। ठीक है, ये क्वार्टर वन होता है और फिर क्वार्टर टू। अभी क्या हुआ है, क्वार्टर टू का जीडीपी डेटा हमारे सामने आ गया है। आप बोलोगे सर जुलाई से सितंबर का अब जाके जीडीपी डेटा आया? आंसर इज यस। एक्चुअली जीडीपी डेटा जो आता है ना वो 2 महीने के गैप के बाद आता है। तो जो महीना खत्म हुआ था, ये जो क्वार्टर खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ सर? ये 30 सितंबर को खत्म हुआ। इसके 2 महीने ऐड करो सर, अक्टूबर नवंबर, हाँ तो 2 महीने हो गए ना, बिल्कुल। तो 2 महीने के गैप के बाद डेटा आता है। डेटा लेके कौन आता है? ये आता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है ना? तो एनएसओ के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से कितना हमारी जीडीपी बढ़ी है? 7.6% यहाँ पे इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी जीडीपी तो आप सभी जानते होंगे, देखो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, इट इज द, ठीक है ना, कि आपकी फाइनल वैल्यू कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो सारी चीजें हमें पता ही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसके अंतर्गत बता रखी हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। देखो पहले तो आप समझो कि अभी काम कौन कर रहा है? अभी काम कर रहा है 15th फाइनेंस कमीशन। ये काम कर रहा है कब से कब तक? 2021 से लेके 2026 तक। वैसे 2020-21 में भी इसी ने काम किया था, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, तो पहले 1 साल की रिपोर्ट आई थी, फिर 5 साल की। अभी जो नया वाला फाइनेंस कमीशन आएगा ना, 16 फाइनेंस कमीशन, वो 2026 से लेकर 2031, तो 5-5 साल के लिए जनरली काम करता है। बीच में कभी कभी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जब ये 6 साल के लिए काम करे, पर अदरवाइज इसकी रिकमेंडेशन 5 साल के लिए होती है, जो 16वें फाइनेंस कमीशन की आएंगी 26-31 के लिए। अभी उसके लिए ना कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी जाती हैं 16th फाइनेंस कमीशन के लिए, उन्हीं को बोलते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अप्रूव यहाँ पे कर दिया है। तो ये जो 16th फाइनेंस कमीशन होगा, ये 2025 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर देगा। फिर जो रिकमेंडेशंस होंगी वो देखा जाएगा कि हाँ उनको मानना है या नहीं मानना है, तो वो 2026 से होंगी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये रिकमेंड करता है, वर्ड ध्यान से सुनना, क्या बोला? रिकमेंड करता है। रिकमेंडेशंस को मानना है नहीं मानना है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो माने, सरकार ना चाहे तो ना माने, ठीक है, सरकार की बिल्कुल मर्जी होती है। थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में बता देता हूँ। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप जाओगे ना, आर्टिकल 280 देखोगे, वहां पर आपको फाइनेंस कमीशन का जिक्र देखने को मिल जाएगा। दरअसल में ना इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इट इज टर्म्ड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया।
ठीक है, कल को कभी भी आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, आप स्टार्टिंग उसकी इंट्रो यहीं से कर सकते हो कि इसको बैलेंसिंग व्हील बोला जाता है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो, कल को जितना भी आपके पास लेट से पैसा है, ठीक है ना, जो भी नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है, वो किस तरह से आपके यूनियन और स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो कौन उसके लिए रिकमेंडेशन करता है? वो आपका फाइनेंस कमीशन ही यहाँ पे करता है। साथ ही साथ आपके जैसे ग्रांट्स इन एड्स के लिए क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, हमारे स्टेट्स का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, सॉरी, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा जाना चाहिए यहाँ पे, या फिर एट द सेम टाइम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कहीं ना कहीं हमने कैसे ऑगमेंट करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, पंचायत का हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज का हो गया, इनके रिसोर्सेज को हम कैसे कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं, ये सारे काम कौन बताता है? ये सारी चीजें बताई जाती हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। यहाँ पर आप नोटिस करना, फाइनेंस कमीशन के अंदर एक तो आपके चेयरपर्सन हो जाते हैं और 4 और मेंबर्स होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? आपके प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। और इनकी रिकमेंडेशंस जो क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, ये बाइंडिंग नहीं होती, दीज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। तो काम वही है कि शेयरिंग बताएं, कैसे रिकमेंडेशन दे, कैसे शेयरिंग करनी है, ठीक है ना, कैसे अभी करंट सिचुएशन चल रही है यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, ये सारी बातें ये बताते हैं। और क्योंकि आर्टिकल 280 के अंतर्गत है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। 1951 के अंदर पहली फाइनेंस कमीशन को यहाँ पे सेटअप किया गया था। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। 5-5 साल के लिए मैंने आपको बता दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कैसे फाइनेंस आएगा, क्या सही मेजर्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन चाहिए, ये सारी बातें भी यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के द्वारा कर दी जाती हैं। क्लियर है ये चीज़? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो बैचेस हैं बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल, यानी कि क्लास टेस्ट एंड रिवीजन मॉडल, वो बहुत ही आपके वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ भी डाउट्स हो ना, आपके लिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया है 707, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7007931912। तो ये जो बैचेस है ना, ये आपके 10 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके चाहे करोल बाग के अंदर हो गया, मुखर्जी नगर, इवन बिहार के स्टूडेंट्स के लिए पटना में हो गया, एंड लखनऊ के अंदर। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इनको ज्वाइन कर सकते हो और ये बैचेस आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इनको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम को क्लैरिटी करने के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। एट द सेम टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दिया है, तो उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट कर देगी, कुछ भी कंसर्न्स होंगे तो हमारी टीम उनको टेकअप कर लेगी। चलते हैं आगे। ये अगला हमारा टॉपिक क्या है? सेंटर एंड मणिपुर साइंस पीस एग्रीमेंट विद यूएनएलएफ। क्या मतलब है इस चीज़ का सर? देखो, बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ। पहले बताओ, आपको मणिपुर का हमने डिस्कशन बहुत बार किया है, क्या आपको याद है कि मणिपुर के अंदर कितनी वॉयलेंस हमें पिछले महीनों के अंदर देखने को मिली? बिल्कुल याद होगी। देखो, मणिपुर ना एक्चुअली ना काफ़ी एथनिकली, ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी एथनिसिटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं और एक मेजर डिवाइड देखने को मिलता है। अगर आप वैली वाले एरिया की बात करो ना, तो वहाँ पर आप जानते हो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसको हम मीटी कम्युनिटी बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। जो आपका माउंटेन वाला एरिया है, जो बाकी एरिया बेसिकली जो हिल ट्राइब्स आप कह सकते हो, वहाँ पर आपको जैसे कुकीज़ हो गया, ठीक है, नागा हो गया, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हुआ पता क्या, जब कहीं ना कहीं देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर मेजर जो आपकी हिल ट्राइब्स थी ना, इनको यहाँ पे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया, ठीक है। इनको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिले बीइंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मीटी कम्युनिटी को ये ऐसा लगा, यार हमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिले। और मीटी कम्युनिटी जो थी ना, उनमें से ज़्यादातर जो, मैं सारे सारे मीटी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, पर एक मेजर चंक ऑफ मीटी कम्युनिटी वो नहीं चाहती थी इंडिया के साथ जुड़ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यार हम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे तो थोड़ा हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें। तो हुआ क्या ना, मीटी कम्युनिटी में से कुछ लोग, उन्होंने बोला कि यार हम ना अपना एक यूनिट बना लेते हैं अलग से। इसलिए उन्होंने बना लिया क्या? यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या करने लग गए, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी होती है ना कि देश से हमें, इंडिया से हमें अलग होना है, उसके लिए काम करने लग गए, ठीक है। कई सालों तो कैसे ये काम करते रहे, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते रहे, ठीक है। फिर पता क्या हुआ, इनका जो मेजर लीडर था, जो मेन लीडर था, मैं लीडर का नाम आपको बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे। लीडर का जो पर्सन था ना, उसकी डेथ हो जाती है। लीडर की डेथ होने के बाद यहाँ पे 2 फैक्शंस बन जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं इस यूएनएलएफ के, फैक्शन 1 और फैक्शन 2। अभी क्या हुआ है, हमारी सरकार ने इनमें से एक फैक्शन के साथ ना यहाँ पर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। क्या एग्रीमेंट साइन कर लिया है? कि भैया आप अपने हथियार डाल दो, ठीक है ना, आप अपने हथियार डाल दो, हम यहाँ पे आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको थोड़ा हेल्प करेंगे,
आपकी कैसे डेवलपमेंट हो, आप ये सब वायलेंस वगैरह छोड़ो, आप यहाँ पे मेन स्ट्रीम के अंदर आओ, आप ये सारी बातें यहाँ पे कर रखी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मणिपुर की सरकार और तीसरा ये यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का एक फैक्शन, ध्यान में रखना दूसरे फैक्शन के साथ नहीं हुआ एग्रीमेंट, एक वाले टुकड़े के साथ हुआ है। तो उनके साथ हमने यहाँ पे ट्राई पार्टाइट एक तरह से हमने एग्रीमेंट किया है, तीनों ने मिलकर यहाँ पे ये एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किए कि अभी के लिए ना हम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कि अभी के लिए हम एक तरह का कह लो कि सीज फायर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब सीज फायर हो चुका है, आने वाले समय के अंदर कुछ पीस अकॉर्ड भी इनके साथ फिर साइन कर लिया जाएगा ताकि चीज़ों को और भी अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जा पाए। ये पूरा मुद्दा था सेंटर और मणिपुर का, जो उन्होंने यूएनएलएफ के साथ यहाँ पर पीस एग्रीमेंट को साइन किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। ठीक है ना, ये तो सारी चलो बातें वैसे लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये था। ठीक है ना, ये आप नोटिस करना। यहाँ पे 2021 के अंदर एक स्प्लिट होता है, तो एक है पंबई चेयरमैनशिप जो पहला फैक्शन है, TF-F1 जो F1 में बता रहा था ना फैक्शन 1, और दूसरा क्या है आपका कोयरांग चेयरमैनशिप, ये हो गया आपका F2। ठीक है ना, तो यहाँ पर ना इनके साथ यहाँ पे हमारा पंबई फैक्शन के साथ यहाँ पे जो अभी मैंने बताया ना कि ये पीस एग्रीमेंट यहाँ पे इनके साथ साइन हो चुका है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, देखो एग्रीमेंट ये ना इस तरह के कॉन्फिडेंशियल होते हैं क्योंकि ये सरकार के इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, तो इनको डिस्क्लोज नहीं किया गया कि अंदर क्या बात लिखी गई है उस एग्रीमेंट के अंदर। पर इस तरह की कुछ बातें होंगी कहीं ना कि आप अपने हथियार छोड़ो एंड आप आओ इसके अंदर। ठीक है ना, टेबल के आगे अब बैठो, फिर डिस्कस करते हैं आपके जो भी मुद्दे हैं। थोड़ा सा यूएनएलएफ के बारे में भी जान लेते हैं। देखो यूएनएलएफ की बात करें ना तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1964 के अंदर। ये ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर के अंदर। ठीक है ना, बेसिकली डिमांड यही थी कि इंडिया से सिसीड करना चाहते थे, सेशन की डिमांड इनकी थी। ठीक है ना, वैली एरियाज में तो डेफिनेटली देखने को मिलता ही है, आपके कुकीजोमी वाले हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कुछ हद तक देखने को मिल जाता है। देखो एक्चुअल में ना ये इतना लंबे समय तक कैसे चल पा रहा है, रीजन इसका कहीं ना कहीं ये है कि म्यांमार की तरफ से भी काफी ज्यादा सपोर्ट है इनको। ठीक है ना, तो म्यांमार की इनफैक्ट ना जो वहाँ पे आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा, तो वहां से भी ड्रग्स का हो गया, पैसा वगैरह हो गया, वहां से आता रहता है ये सारी चीजें। तो वो भी एक मेजर रीजन रहा है कि म्यांमार की सपोर्ट, वहाँ के लोगों की कुछ सपोर्ट भी इनके साथ है, जिस वजह से ये इस तरह से चला आ रहा है। यूएपीए के अंतर्गत हमने इनको बैन करा हुआ है, तो ये बातें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मुल्ला पेरियर डैम केस। देखो ये जो डैम है ना, ये हमेशा ही न्यूज में रहता है। ठीक है ना, केरला और तमिलनाडु की वजह से। ठीक है ना, कभी बोलते हैं कि पार्किंग का कुछ इशू चल रहा है तो वहां पर मुद्दा आ गया, तो मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली डिस्प्यूट चलता ही रहता है, केरला और तमिलनाडु एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि इसने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, तो मुद्दा बेसिकली ऐसे चलते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि देखा जाए कि जो कार पार्किंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा तो क्या वो ठीक है क्या वो गलत है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेगा कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ना पहले आपको मुल्ला पेरियर डैम के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ना केरला के अंदर क्या है, मतलब बेसिकली पहली बात तो ये समझो ये डैम है कहाँ। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये डैम यहाँ पर है, यहाँ पे मतलब ये डैम आता है केरला के अंदर। ठीक है, पर इसको ऑपरेट कौन करता है वो आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये डैम आपका केरला के अंदर, पर ऑपरेट करता है तमिलनाडु के अंदर। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, अब केरला के अंदर तो केरला ऑपरेट करे, नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो ट्रेवनकोर के महाराजा थे, ठीक है ना, उन्होंने 1886 में क्या किया, एक लीज के अंतर्गत ना 999 साल के लिए ये तमिलनाडु को दे दिया था। तो इस वजह से इसको ऑपरेट कौन करता है, यहाँ पे तमिलनाडु ही करता है ये डैम केरला के अंदर। ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और ऊपर से डैम देखो हो भी कितना पुराना गया है। ठीक है, 130 साल लगभग इसको होने वाले हैं ये पर्टिकुलर डैम को। तो ठीक है, 1895 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी इस डैम की, तब से मतलब ये चला हुआ है, तो बहुत ही लंबा टाइम इसको हो चुका है इस डैम को, तो उस वजह से भी दिक्कत रहती है। तो एक्चुअल में नोटिस करो इसका नाम मुल्ला पेरियार ही क्यों है। दरअसल में यहाँ से दो नदियां हैं, एक नदी है मुल्लायर नदी और दूसरी है पेरियार। पेरियार तो बहुत फेमस रिवर है, आप जानते भी होंगे। ठीक है ना, केरला की सबसे लंबी नदी है पेरियार रिवर। इनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ना, इनके जहाँ पे दोनों नदियां मिलती हैं वहां पर आपको मुल्ला पेरियार यहाँ पे डैम देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो सिचुएटेड केरला के अंदर है, पर ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु के अंदर। तो पानी इस तरह से इसका यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं आपको पता होना चाहिए, बट मेजरली आपको इसका कैसे कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट बन चुका है।
ठीक है ना? तो उसके रिगार्डिंग भी अलग-अलग डिसीजन आते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करो तो तमिलनाडु चाहता है कि पानी का लेवल 142 फीट बना दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी था। पर केरला बोलता है नहीं, इसको आप 139 फीट ही रखो, क्योंकि इससे कहीं न कहीं आपके डैमेज होगा, डैम्स को एनवायरमेंटल कंसर्न्स आएँगे। बाकी लीज़ एग्रीमेंट कितना फेयर था, अब केरला उसके रिगार्डिंग बोलता भी है, ठीक है ना? कि ये जो बात हुई 1886 के अंदर, वो ठीक नहीं हुई है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ है इस डैम के बारे में? ठीक है। अब एक बात थोड़ा-सा हम सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। देखो सर्वे ऑफ इंडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा कौन-सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या कुछ और डाल सकते हैं, नहीं। आपको ध्यान में रखना है दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत ये वर्क करता है एज़ अ नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गनाइजेशन। ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, एक छोटा-सा बिल्कुल टॉपिक है, नेपाल अलाउज टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। देखो नेपाल ना पहली साउथ एशियन कंट्री बन चुकी है जहाँ पर क्या हुआ है, सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया गया है। तो अपने आप में थोड़ा ये प्रोग्रेसिव स्टेप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने यहाँ पे इसको लीगलाइज़ कर दिया था 5 महीने पहले, और पहली यहाँ पे मैरिज हमें यहाँ पे रजिस्टर करती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? तो जून के महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट जो नेपाल का है, उन्होंने यहाँ पे इसको लीगलाइज़ किया था। जो गुरुंग है बेसिकली वहाँ के जो नेपाल के कुछ लोकल पीपल हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इस तरह की कुछ पिटिशंस थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर को दिया, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट हमें देखने को मिल जाता है। इंडिया के केस में सर अभी क्या सिचुएशन है? देखो पिछले महीनों के अंदर मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है ना? इंडिया के अंदर भी यहाँ पे एक केस आया था, वहाँ पर हमने बोला कि एक्चुअल में ये अभी राइट नहीं है, ठीक है ना? तो सेम सेक्स कपल्स कांट क्लेम इट एज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी सेम सेक्स मैरिज इंडिया में नहीं है। क्लियर हुई है बात? ठीक है। बाकी डेफ़िनेटली बहुत सारी और जजमेंट आई हैं, नवतेज सिंह जौहर जो जजमेंट थी, उसके अंतर्गत कहीं न कहीं इनको प्रॉपर रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रही है, इनके प्रॉपर राइट्स इनको यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है ना आपका। और भी बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, नालसा जजमेंट आ रखी है, पर ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर अभी इनको नहीं मिला हुआ। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो आज की जो डिस्कशन थी, उसके बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। पहला था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। कह रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। आईसेट इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया, ठीक है। बट क्या मई 2007 की बात है? अरे नहीं, ये बहुत ही रिसेंटली बात है। 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। निसार की बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ ही साथ नासा और इसरो को जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। साथ में देखो आज हमने जैसे डिस्कस क्या किया, हमने 16वां फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया। तो 15वां फाइनेंस कमीशन भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है पहले। एक बार कोशिश करना, बताना कि इनका क्या-क्या शेयर है, इनको एक ऑर्डर में यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करना, किसको कितनी परसेंटेज थी, ताकि देख पाएँ कितना आपको चीज़ें याद है। दूसरा होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा एक बार ट्राई करने की, फिर कल अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस कर लेंगे। साथ में ही कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर क्या मुद्दा है? देखो वैसे तो एडिटोरियल के अंदर सुमित सर ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, पर आप जानते होंगे कहीं न कहीं ना जैसे हमारे पास बाकी सर्विसेज़ होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज़ हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ होती है, उसी तरह हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अभी हमारी जो प्रेज़िडेंट जी है ना, उन्होंने भी बोला है कि ये चीज़ होनी चाहिए। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि देखो जो अच्छा एक जो टैलेंट पूल होता है ना, वो हमारा जुडिशरी के अंदर आ जाएगा, जो लो जुडिशरी की बात करें। तो बहुत बेनिफिट्स होंगे, करप्शन वगैरह कहीं न कहीं कम हो पाएगा। हमारे जो अच्छे जजेस हैं, हम वो आ पाएँगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारी बातें हो पाएँगी। पर कहीं न कहीं इसमें कुछ नेगेटिव्स भी देखने को मिलते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन मान लो किसी एक जगह पे काम कर रहा है, उसको हो सकता है ना वहाँ की लैंग्वेज ना आती हो। लैंग्वेज बैरियर आ सकता है कि केरला के अंदर बंदा काम कर रहा है, पर उसको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। ये दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्ज़ेक्युटिव का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, कहीं न कहीं वो खतरे में आ सकती है। बाकी आप नोटिस करो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, आर्टिकल 233 है हमारे पास, 312 है, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये सारे इश्यूज़ थे। तो जो पहली स्टेटमेंट बात करी है कि आर्टिकल 127 ऐसा बोलता है, आंसर इज़ नो, आर्टिकल 127 नहीं, आर्टिकल 312 की ये बात है। तो एक्चुअली आपका जो 42वां संशोधन था 1946 के अंदर 76 के अंदर जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, उसके अंतर्गत हमने क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कर दिया है, मतलब आर्टिकल 312 उसके लिए प्रोवाइड करता है। होता क्या है इसके अंतर्गत ना, आपकी जो राज्यसभा है,
वहां पर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर हो जाए ना, तो राज्यसभा के अंदर ये चीज हो जाती है, मतलब क्रिएशन इस तरह से होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ठीक है। सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। यहाँ पे बाकी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने यहाँ पे दे रखी है। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया था विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तो स्टेटमेंट देखो, क्वासीजिनस जो सैटेलाइट सिस्टम है ये चाइना के द्वारा ओन्ड है। आंसर बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये एक रीजनल सिस्टम है और ये जापान के साथ यहाँ पे लिंक करता है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत होगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ जापान, और ये एक रीजनल है, ठीक है। आप बाकियों के नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इंडिया का IRNS आप जानते होंगे, ठीक है ना। चाइना का बाइडू हो गया, USA का GPS हो गया, ये क्वासीजिनस आपका जापान का हो गया, गलीलियो आपका हो गया यूरोपियन यूनियन का, ठीक है ना। ग्लोनास आपका रशिया का हो गया। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको इनके नाम पता होने चाहिए। यूपीएससी ने आई थिंक इसी साल पूछा है, शायद 23 या 22 दोनों में से एक साल में पूछा था, ठीक है ना। और जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होती है, एक जनरल टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है किसी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को, उसकी पोजीशन, नेविगेशन, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो जीपीएस क्या है, मोस्ट प्रेवलेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप देख लो, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।